से बड़ी खबर है। सीएम के सलाहकार का बयान माफ कीजिएगा, सलाहकार का जो है फेक अकाउंट बनाया गया है। पंकज झा का फेक फेसबुक अकाउंट बनाया गया। फेक अकाउंट से भेजे हैं ठगी के मैसेज। पंकज झा की लोगों से अपील है कि मैसेज से झांसे में ना आए। साइबर थाने में इसकी शिकायत की गई है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सीएम के सलाहकार का अकाउंट हैक हुआ है और पैसे भी उनके अकाउंट से मांगे जा रहे हैं, अपील भी वो कर रहे हैं, बताइए क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार हैं पंकज झा। उनके फेसबुक आईडी का क्लोन बनाया गया है और कई लोगों को उसी के माध्यम से जो क्लोन बना करके पैसे की मांग की जा रही है। और इसकी जानकारी जब मीडिया सलाहकार हैं सीएम के पंकज झा, उनको जब पता चला तो इसकी शिकायत साइबर थाने में की गई है। साइबर पुलिस उन तमाम मसले की जांच है वो कर रही है और इस तरह से जो ठग है वो लगातार ठगी की घटना को ऐसे ही क्लोन बनाकर फेक आईडी बनाकर करते हैं। और साथ ही साथ जो मीडिया सलाहकार पंकज झा है, उन्होंने एक अपील भी की है कि इससे किसी तरह के किसी के झांसे में ना आए और उनके जो फेसबुक अकाउंट का क्लोन है वो बना लिया गया है। फिलहाल शिकायत के बाद साइबर पुलिस है इस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। विधानसभा में बलौदाबाजार हिंसा पर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की है। चर्चा की मांग को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष ने न्यायिक आयोग की जांच का हवाला देकर चर्चा नहीं करने की बात कही। अजय चंद्राकर ने कहा स्थगन स्वीकार करने योग्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने अजय चंद्राकर की आपत्ति खारिज की। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो सत्र में पहले से ही हंगामे के पूरे आसार थे और हंगामा देखने को भी मिला। और देखिए, कहा भी जा रहा था कि हो सकता है सदन स्थगित हो जाए और कल तक के लिए वो स्थगित हो गया है। पर अगर बार बार ऐसे सदन स्थगित होगा, चर्चाएं नहीं हो पाएंगी जिन मुद्दों पर होनी है, तो भी कई सारे सवाल खड़े होंगे। समय, पैसा, सबकी बर्बादी। चूंकि सत्र में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा हो और साथ ही साथ आगे बढ़ा जाए, पर ऐसी स्थिति देखी नहीं जा रही। मान रहे हैं, उसी की जांच चल रही। समय से बात सामने भी आएगी, किसने किया षड्यंत्र, कौन वहां गया, क्या हुआ, इसकी जांच तो हो ही रही है और पता चलेगा आगे। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जिनके पास जो जानकारी है, जिसको चिंता है, वो जाकर जरूर बताएं। मेरा आग्रह उनसे है, सदन में बताना, यहाँ वहाँ जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उनको भी जरूर बता दें। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश नहीं, देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये मात्र यदि सतनामी समाज की बात यदि स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा गया था, हमको जो क्षति पहुँचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे, यदि मांग कर लेते तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जैसे कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि सदन में खूब हंगामा देखने को मिलेगा और कहीं स्थगन ना हो जाए, स्थगित हो भी गया सदन। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए कि कई विधायकों पर गाज भी यहाँ पर गिरी है और निलंबन की कार्रवाई भी यहाँ पर कही जा रही है। बताइए, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, पहले दिन जो है विधानसभा का सत्र जो है हंगामेदार रहा और मुख्य उसमें मुद्दा था कि जो बलौदाबाजार में हिंसा हुई, घटना हुई है, उसको लेकर विपक्ष में ने मुद्दा उठाया और सीधा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने इस पे निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं की है। जो निर्दोषों को है उसमें जेल में डाला गया और जो दोषी हैं वो अभी तक पकड़ से बाहर है। ऐसे कई लोग हैं जो जहां पुलिस गई और वहां पर वो पहले से मृत
पाए गए हैं। तो ऐसे में नाम किसी का नहीं था और जबरिया उनको जेल में डाला गया। इस तरीके से तमाम जो आरोप लगाए हैं विपक्ष ने सरकार पर, हालांकि सरकार ने पहले ही न्यायिक आदेश दे दिया है और न्यायिक जांच जो है हो रही है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ तौर पे कहा है दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और सरकार का यही लक्ष्य है कि जो दोषी हैं वो कार्रवाई हो, किसी भी तरीके से हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। प्रदर्शन जो हुआ है वो पहले से प्री प्लान किया गया था। तो ऐसे में विपक्ष ने सवाल भी उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने साफ तौर पे बात कही कि सिर्फ एसपी को सस्पेंड करके, कलेक्टर को सस्पेंड करके क्या होगा, आईजी और बाकी जो ऊपर के अफसर थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इंटेलिजेंस फेल नजर आया। उसकर भी जो है वो सरकार जवाब देते नजर आई। पहले सेशन में है जो हंगामा लगातार चलता रहा, उसके बाद दूसरे सेशन में भी हंगामा और बढ़ा, विपक्ष गर्भगृह तक आ गया। तो जो विधानसभा में नियम है उसके हिसाब से जो विधायक है स्वयं जो है वो निलंबित हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर भी लगातार जो है तमाम जो विधायक थे, विपक्षी विधायक, वो लगातार नारेबाजी करते रहे और सीबीआई जांच की बात भी कही है। हालांकि सरकार ने साफ स्पष्ट कर दिया है न्यायिक जांच हो रही है और इस पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा आज पूरी तरीके से चला है और जो है ध्यानाकर्षण भी लाया गया। इसके साथ ही अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। कल 11 बजे से दूसरा दिन है, विधानसभा का सत्र फिर शुरू होगा और जो है अनुपूरक बजट रखा गया है उस पर भी चर्चा होनी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। सदन में वन भूमि पट्टा पर भी हंगामा हुआ। वन भूमि पट्टा फर्जीवाड़ा मुद्दा सदन में उठा। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने यह मुद्दा उठाया। बता दें कि मैनपुर के शोभा गांव में फर्जी मांग पत्र बनाए। भूपेश बघेल, उमेश पटेल ने जांच की मांग की। समिति गठित कर मामले की जांच की मांग भी की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। बता दें 24 जुलाई को कांग्रेस का विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे। कांग्रेस पार्टी का घेराव बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह जानकारी भी दी है। इस विधानसभा घेराव के लिए पूरे प्रदेश भर से, हमारे हर ब्लॉकों से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और हमारा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था और लचल कानून व्यवस्था को लेकर, और इसमें विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और इसके साथ एआईसीसी के सेक्रेटरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोई एआईसीसी का और नेता है, अभी चर्चाएं चल रही है। केंद्रीय बजट पर बोले हैं दीपक बैज, इस बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी सरकार बनते ही देश में महंगाई बढ़ी है। दूध दही पर टैक्स लगा दिया गया। दीपक बैज ने कहा आटा, चावल, नमक सभी पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। बजट में दूध दही पर से टैक्स हटाना चाहिए। बजट से देश की जनता तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसे ही तीसरी टर्म केंद्र में बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार बनी, वैसी महंगाई बढ़ गई है। दूध, दही, टैक्स, आटा, चावल, नमक सभी पे इतना टैक्स बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि कल के बजट में दूध दही पे टैक्स हटना चाहिए। सस्ते दामों पे देश की जनता को राशन उपलब्ध कराना चाहिए। आज बात उस 58 साल पुराने फैसले की, उस प्रतिबंध की जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने हटा दिया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध की। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों से आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व की केंद्र सरकारों ने 1966, 1970, 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों पर शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय समय पर सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के
कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था, लेकिन अब से हटा लिया गया है। वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हो रही है। इनके साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद उस समय संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इतनी मेहनत की थी कि उनको मुख्य परेड में दिल्ली में आमंत्रित स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी राष्ट्रभक्त संस्था सरकारी कार्यक्रमों में भाग ले, इससे सुखद क्या हो सकता है। आरएसएस के बारे में हम याद करें तो लौह पुरुष पटेल साहब ने सबसे पहला प्रतिबंध आरएसएस पे लगाया था। जिस देश की स्थापना लौह पुरुष पटेल साहब ने की और उन्होंने ये समझा कि आरएसएस को छूट देना ठीक नहीं है, इस देश के लिए ठीक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आज ये सरकारें क्या करना चाहती है। ये सरकारें शासकीय दफ्तरों में अपने लोगों से कब्जा कराना चाहती है। बालोद बस स्टैंड में पानी भर चुका है, 2 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। बसों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लगातार बारिश का दौर चल रहा है और जगह जगह पर जल भराव की स्थिति हम देख रहे हैं। ये बस स्टैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस स्टैंड पर पूरी तरह से पानी भर चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 2 फीट तक पानी भर चुका है और आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए 2 फीट तक पानी भर चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार बारिश का दौर जारी है और 2 फीट तक पानी बस स्टैंड के यहाँ पर भर चुका है। क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है? आवाजाही तो पूरी तरह से प्रभावित होगी। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और पहले 2 दिन तक की बारिश राहत लेकर आई थी, लेकिन अब यही बारिश आफत बन चुकी है। बालोद जिले की बात करें तो यहाँ पर के बस स्टैंड का नजारा देखा ही जा सकता है कि किस तरह से पानी यहाँ पर 2 फीट ज्यादा भरा हुआ है और इतने भरे हुए पानी में लोगों को और गाड़ियों को किस तरह से दिक्कतें पेश आती होंगी, बहुत मुश्किल वाली स्थिति है। साथ ही साथ इस तांदुला नदी में ही आज सुबह एक युवक की बाढ़ में बहने से मौत हुई है। इसके अलावा गुरूर के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां अंदर पानी भर चुका है। तो पूरे बालोद जिले में चारों तरफ जो बारिश है वो अब तबाही मचाना शुरू कर चुकी है और पूरा जनजीवन इससे प्रभावित हो चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अभिषेक। बालोद का जिक्र कर रहे हैं। सीएचसी में घुसा बारिश का पानी के बीच इलाज करा रहे मरीज। आपको बता दें भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। गुंडरदेही सीएचसी का ये पूरा मामला है जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी के बीच मरीजों का इलाज भी चल रहा है। पूरे अस्पताल में आप देख रहे हैं पानी पानी हर कहीं नजर आ रहा है और इसी बीच बीमारियां फैलने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसी बीच मजबूर हैं मरीज भी यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए। बालोद में बाढ़ ने ली है एक और जान। नदी के तेज बहाव में नाबालिग डूब गया। डूबने से 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बालोद थाना क्षेत्र के मुल्लेगुड़ा में यह हादसा हुआ है। लगातार यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और लोग यहां पर जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ हादसे की तस्वीरें जो हैं अलग अलग जगह से लगातार सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए बाढ़ ने एक और जान ली है। नदी के तेज बहाव में नाबालिग डूब गया। डूबने से 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बालोद थाना क्षेत्र के मुल्लेगुड़ा में यह हादसा होना बताया जा रहा है। बलौदाबाजार में जान जोखिम में डालकर लोग उफनती नदी पार कर रहे हैं। सिमरिया घाट स्थित शिवनाथ नदी में बने पुल पर पानी बह रहा है, लेकिन वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये पुल भाटापारा बिलासपुर को जोड़ता है। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। नदी में पानी का बहाव बढ़ने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं बस्तर में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। प्रशासन की समझाइश के बाद भी घूमने आ रहे लोग कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है।
तीरथगढ़ वाटरफॉल के पास पहुंचे हैं पर्यटक सेल्फी लेने और पानी में खेलने में लोग मस्त हैं। एएसपी ने लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए। तो वहीं दंतेवाड़ा की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर किरंदुल में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घरों में पानी है और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। घर का चूल्हा भीग जाने की वजह से ग्रामीण खाना तक नहीं बना पा रहे थे। तो वहीं कांकेर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैं इस वक्त किरंदुल में मौजूद हूँ, लौ नगरी किरंदुल। कल यहाँ एनएमडीसी का C11 का जो डैम फूट गया था, जिससे डैम के फूटने से यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और यहाँ बहुत सारे लोग गुस्सा है, लोग एनएमडीसी से गुस्सा है। लोग यहाँ देख, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाए कि ये पूरा रोड को जाम कर दिया गया है। इस रोड को जो एनएमडीसी की भारी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ जो पब्लिक है जो यहाँ इकट्ठी हुई है बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आइए हम कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि एनएमडीसी के ने इस आपदा पे क्या व्यवस्था किया है पब्लिक के लिए। आप बताएं कि एनएमडीसी आपदा जो हुआ है उसमें क्या व्यवस्था किया है। अभी देखिए कल से यहाँ पानी गिर रहा है, बच्चे लोगों के बह गए, यहाँ से गाय लोगों बह गए, वो तो छोड़िए। अभी बोल रहे मंगल भवन में व्यवस्था, कितना दिन देंगे व्यवस्था, नहीं दे सकते। फिर वहाँ कुछ होगा तो घर से निकाल देंगे। वहाँ अभी तक ये लोग सुबह से रात से खड़े हैं, कोई एक कप चाय ला के दिया नहीं, ला के दिया। एमएनडीसी का नल टूट गया, तुरंत एमएनडीसी वालों को पानी मिल गया। मैं और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या है प्रॉब्लम और क्यों रोड जाम करके रखा है आप लोगों ने? इसलिए रोड जाम करके रखे हैं सर कि यहाँ पर हमारा पारा पूरा बह जा रहा है। एनएमडीसी वाला वहाँ पर डैम खोल दिया, पूरा हमारा पारा तहस नहस हो गया। हमारा छोटे छोटे बच्चा है, गरीब है हम लोग, कोई ये नहीं है। एनएमडीसी में हमारा नौकरी नहीं है जो हम लोग ये सब देखेंगे। हमको इंसाफ चाहिए बस। तो आपने देखा कि यहाँ की पब्लिक बहुत गुस्से में है और पब्लिक कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। कांकेर जिले के बांदे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का वीडियो भी सामने आया। स्वास्थ्य कर्मी गांव तक पहुंचने के लिए उफनती बेचा घाट पर कोटरी नदी पार करते रहे। कांकेर जिले में हुई जोरदार बारिश के बाद पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। धमतरी में 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से जिले के बांधों की तस्वीर भी बदलने लगी है। प्रदेश के सबसे बड़े गंगरेल बांध की बात करें तो 4 दिन पहले ये डैम पूरी तरह से सूख चुका था। पिछले 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब गंगरेल बांध का जलस्तर महज 3 सेंटीमीटर पहुंच गया था। लेकिन ताजा तस्वीर बड़ी राहत देने वाली है। बांध में पानी की अच्छी आवक हो रही है। आज सुबह तक गंगरेल बांध 23% तक भर चुका था। जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि बांध में पानी पूरी तरह भर जाएगा। गौरतलब है कि गंगरेल बांध से छत्तीसगढ़ के कई जिलों को पानी की सप्लाई होती है। स्थिति ऐसे रही जिसे भैया जी बताई, 35 साल पहले छूटे पानी आज भी सूखे रही। 35 मिनट में इतना पानी भरा कि पानी के लिए हम भूखे नहीं हैं। पानी इतना भरा कि हम प्यासे पानी में नहा सकते। भारी बारिश के कारण राजनांदगांव के जिला अस्पताल में पानी भरा हुआ है। अस्पताल के वार्ड और आईसीयू में भी पानी भरा हुआ है। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश ने एक बार फिर से अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी है। ये तस्वीरें आपके सामने, अस्पताल की आईसीयू वार्ड तक में पानी भर चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मरीज परिजन परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। धमतरी का जिक्र करेंगे। एएसएम स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल है। प्रदेश के एएसएम स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल और नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर यह हड़ताल है। बता दें, नियमितीकरण 27% वेतन वृद्धि सहित 17 मांगे इनकी हैं। 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे एएसएम स्वास्थ्य कर्मी। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी इनके द्वारा दी गई है। हमने पिछले सरकार के समय एक 30 दिन का हड़ताल किया था, जिसमें हमको 27% मिला था।
लेकिन आज पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक हम लोग को 27% का लाभ नहीं मिल पाया है। स्वास्थ्य विभाग अति संवेदनशील विभाग होने के बावजूद भी आज तक हमको 27% नहीं मिला है। बाकी अन्य विभाग को मिल गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग भी पूरा हो, हमको 27% मिले। अभी आगामी, जैसे कि आपको जानकारी मिला होगा कि अन्य जिलों में भीषण महामारी फैला हुआ है, डायरिया, मलेरिया, इन सब को देखते हुए प्रदेश के संघ ने मात्र 2 ही दिन का ध्यान आकर्षण के बारे में सोचे हैं। यदि इस 2 दिन के भीतर में हमारे मांग पूरा नहीं किया जाता, जो लंबित 27% वेतन वृद्धि है, तो आगामी समय में हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए मजबूर रहेंगे।